दोस्तों, नेताओं को अपना काम बड़ा दुरुस्त चाहिए, रिजल्ट्स उनको जल्दी चाहिए। जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं अगले दिन ही उनको रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन वो तमाम विद्यार्थी जो कि पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, वो जब एग्जाम को देते हैं तो एग्जाम के रिजल्ट्स बहुत लेट आते हैं। कई बार जब जल्दी आते हैं तो उनमें बड़ी ही घपले जो है वो देखने को मिलते हैं। हाल ही के अंदर नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। नीट, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नीट एक ऐसा एग्जाम है, 12th पास करने के बाद विद्यार्थी एक स्ट्रीम को चूज करता है कि या तो उसे इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है। अमूमन जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं वो यही एक पाथ चूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि उन्होंने साइंस बायो ले रखी है तो वो नीट का एग्जाम देते हैं और उसके बाद में वो एमबीबीएस के लिए निकल जाते हैं। अगर मान लीजिए कि उन्होंने साइंस मैथमेटिक्स ले रखी है तो फिर वो आईआईटी जेईई का एग्जाम देते हैं और फिर वो इंजीनियरिंग की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन हाल ही के अंदर एक नया ही स्कीम जो है वो सामने निकल कर आया है। वाकई में मैं कहना चाहूंगा, एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है भारत के अंदर वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। अब उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जल्द ही अगर ध्यान नहीं दिया गया तो नीट की अभी हाल ही के अंदर कोटा के अंदर एक विद्यार्थी ने, आपको पता है कि अभी अटेम्प्ट कर लिया है, तो उसमें उस विद्यार्थी की कोई गलती नहीं थी। उसने अच्छा स्कोर भी किया लेकिन सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया। बात करते हैं कि आखिरकार नीट के अंदर इस बार क्या घपलत हुई है, कहां पर गलती हुई है। और एनटीए, नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है, उसने अपनी गलती भी मान ली है कि हमसे गलती कहां पर हुई है। तमाम बातें हम लोग आज इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। लेकिन जब नीट का रिजल्ट आया है 4 जून को, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर पहुंचा जा चुका है और वहां पर रिकंडक्ट एग्जाम को कराने के लिए गुहार जो है, पिटीशन, वो भी दायर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हम इस पे आगे सुनवाई करेंगे। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। यहां पर जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा है तो आर्टिकल नंबर 14 का हवाला वहां पर दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी, मतलब सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये बराबर के अधिकार की बात आखिरकार की क्यों जा रही है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार बराबरी कहां पर नहीं हो पाई है, कहां पर जो है वो असमानता दर्ज की गई है। विद्यार्थी को ऐसे क्यों लगता है कि इस बार नीट का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर बड़ी ही जो है वो घपलत हुई है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है वो बता देता हूं। देखिए, नीट का एग्जाम हर साल लगता है। जिसको मेडिकल के अंदर जाना है वो नीट का एग्जाम देगा ही देगा। अच्छा, नीट का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है 5 मई को। 5 मई को नीट का एग्जाम कंडक्ट होता है और फिर उसके बाद में 4 जून को लोकसभा के रिजल्ट्स के साथ में ही इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होता है। रिजल्ट के अंदर ये डिक्लेयर होता है कि जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं उन विद्यार्थियों के अंदर से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल की है और उनकी संख्या कितनी है, 67 जो विद्यार्थी है वो रैंक 1 पर हैं। लेकिन विद्यार्थी हैं कितने कुल, आप लोग देखेंगे कि पूरे भारत में से 24 लाख जो विद्यार्थी है वो इस एग्जाम के अंदर बैठे थे और 56.4% जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई भी कर चुके हैं। लेकिन क्वालिफाई करने का ये मतलब नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, उनको एमबीबीएस की सीट मिल ही जाएगी। 13,16,268 स्टूडेंट इसके अंदर क्वालिफाई होते हैं, जिनमें से लगभग 3.5 लाख के आसपास होते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से। ओबीसी से है लगभग 6.25 लाख के आसपास में ओबीसी से है, 1,78,000 एससी से आते हैं और लगभग 68,000 जो स्टूडेंट हैं वो एसटी से आते हैं। 1,16,000 जो स्टूडेंट हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। ये एक नंबर यहां पर आप लोगों को दिख रहा है। 4,120 कैंडिडेट फ्रॉम द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मतलब जो डिसेबिलिटीज के साथ में है, 4,120 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई करते हैं इस एग्जाम को। और लगभग जो भी विद्यार्थी इस एग्जाम को देता है उसकी चाहत तो यही रहती है कि उसको एमबीबीएस की सीट मिले। और 80,000 एमबीबीएस जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब सीट जो हैं, आप लोगों को पता है कि 80,000 स्टूडेंट इसके अंदर क्वालिफाई करते हैं। 504 मेडिकल कॉलेजेस अपने इंडिया के अंदर हैं, उनके लिए 80,000 जो सीट है वो विद्यार्थी क्वालिफाई करते हैं। एक्चुअल में भारत के बाहर भी लगभग 14 सेंटर्स इसके बनाए गए थे। मामला क्या हुआ है उसको बड़ा ध्यान से और गंभीरता के साथ में समझिएगा, फिर हम लोग उस पर चलेंगे कि आखिरकार एनटीए जो है उसने अपनी गलती मान ली है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि ये जो पेपर है, इस पेपर के अंदर जो एमसीक्यू हैं उनकी संख्या होती है 180। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क का होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 720 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, 720 नंबर का पेपर है। अब 720 नंबर लाने के लिए
सारे के सारे 180 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपका अगर छूटता है तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो सीधा आप जो है वो 716 पर आ सकते हैं, 715 पर भी आप आ सकते हैं, कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए छूट गया है, लेकिन कभी भी ये कंडीशन क्रिएट नहीं होगी कि आपके 719 नंबर आ गए हैं, ऐसा नहीं होगा। 718 पर भी कोई भी स्टूडेंट नहीं आ सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने एक या दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तब आप ये नंबर जो है वो भी नहीं ला सकते हैं। हो सकता है कि आपके 716 नंबर आए क्योंकि आप एक क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं गलत हो रहा है तो 715 तक भी आप लोग पहुंच रहे हैं, तो ये नंबर तो हमको वाजिब लगते हैं। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी के 718 और 719 आ रहे तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमको दिखाई देती है। इस बार क्या हुआ है कि ये जो 720 नंबर देख रहे हैं आप लोग, पूरे ऑल ओवर इंडिया से टोटल 67 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल की है। जब एनटीए से पूछा गया कि भाई फर्स्ट रैंक पर इतने सारे विद्यार्थी कैसे आ गए, तो उनके दो ओपिनियन थे। पहला तो ये था कि पेपर जो था वो इस बार इजी रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के, और दूसरी बात विद्यार्थियों का जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो पहले से काफी अच्छी बढ़ चुकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। दो रीजन उन्होंने बताए, लेकिन फिर इसके लिए वो रीजन बताने के अंदर यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई यहां पर ये बताइए कि 719 और 718 नंबर कैसे आ गए हैं, इसके पीछे भी वो अपना तर्क देते हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, अब बेसिकली बात यह है कि कुछ विद्यार्थियों की जब इतने मार्क्स आ चुके हैं तो वो नंबर आए कैसे, इसीलिए स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि इस एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया जाए, दोबारा से इस एग्जाम को लिया जाए। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी पाए गए हैं बिहार के अंदर जिनके जब वो कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ाई किया करते हैं तो उनके 500 मार्क्स आते थे टेस्ट सीरीज के अंदर, लेकिन सीधा ही उनके मार्क्स आ रहे हैं 708, 709। ऐसे कुछ जो है वो सूचनाएं मिली हैं, प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसी सूचनाएं जो है सोशल मीडिया के ऊपर है कि जिनके 500 मार्क्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा स्कोर जो है एनटीए के अंदर कैसे कर पा रहे हैं। बिहार के अंदर ये पता लगा है कि एक इकोनॉमिस्ट ऑफिसर है जिसने 70 से 80 लाख रुपए लिए थे और स्टूडेंट्स जो है उनको चीटिंग करवाई थी, और उसके बाद में विद्यार्थियों ने इतना अच्छा स्कोर किया है। इन चीजों का कोई प्रूफ नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, स्टूडेंट जो है वो मैसेज कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, अच्छा अब देखिए एनटीए अपनी गलती कहां मानता है। एक क्वेश्चन जो है वो आया था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। तो ये इसके ऑप्शन दिए हुए थे कि पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक्चुअली में यहां पर ये जो शब्द लिखा हुआ है ईच एलिमेंट, जब एनटीए से पूछा गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उससे पूछा गया कि ये नंबर आ कैसे गए, तो उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन गलत आ गया था। मतलब 720 क्वेश्चन जो हमने पूछे थे उसमें से 719 ही क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। अगर 719 क्वेश्चन वो कंसीडर कर रहे हैं, अगर कोई विद्यार्थी एक क्वेश्चन को छोड़ के आता है तो 4 नंबर इसमें से कम कर लीजिए, कितने हो गए, 715 नंबर उसके आने चाहिए थे। लेकिन फिर भी वो कोई विद्यार्थी 720 पर कैसे पहुंच रहा है। बोलो नहीं, हमने क्या किया कि बोनस मार्क्स दिया है और इसके अंदर एक क्वेश्चन का बोनस मार्क्स और 4 उसके नंबर हो गए, इसलिए 720 पर तमाम विद्यार्थी पहुंच रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और यहां पर देखिए कि एनसीईआरटी जो है इस बार ही सेशन के अंदर एनसीईआरटी ने इस लाइन को यहां पर ऐड किया था कि मतलब ईच एलिमेंट नहीं होगा, यहां पर होगा ऑल एलिमेंट। ऑल एलिमेंट के लिए आएगा तब जाकर ये स्टेटमेंट ठीक होगा, और थोड़ा बहुत इसके अंदर फेरबदल करना पड़ेगा तब जाकर ये क्वेश्चन ठीक हो पाएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत है। ये कहना है एनटीए का। अब पूरी बात हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या हो सकता है। पहली बात, इसके अंदर अब 2 संभावनाएं हैं। पहली बात है कि एग्जाम को रिकंडक्ट जो है वो करवाया जाए, और दूसरी संभावना यह है कि वापस से इस एग्जाम की कैलकुलेशन जो है वो दोबारा की जाए, मतलब रीटोटलिंग जो है वो की जाए। विद्यार्थी कह रहे हैं कि इस एग्जाम को ही दोबारा कंडक्ट करवाया जाए क्योंकि कई जगह जो है वो पेपर लीक हुआ है। रिकैलकुलेट करवाने का मतलब यह है कि कुछ विद्यार्थियों का सेटलमेंट हो जाएगा, उसके मार्क्स कम दिखा देंगे, वापस से वो उस एग्जाम को क्वालिफाई करता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं डाउट है।
सभी की मांग यह है कि एग्जाम को रिकंडक्ट जो है वो यहां पर करवाया जाए। विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई हमारे मार्क्स जो है वो बड़े जबरदस्त है, इस बार कट ऑफ जो है वो 6,652, मतलब इतनी जबरदस्त कट ऑफ जो है वो पहुंच गई है, 650 के भी ऊपर पहुंच गई है, इतनी पहुंचती नहीं है। तो कंसर्न ये है कि इतनी ऊंची कट ऑफ क्यों गई। तो एनटी का कहना यह है कि पेपर इजी आया था और इजी आने के कारण बच्चों की तैयारी अच्छी थी, उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया, हाईएस्ट, चलो मान लेते हैं कि तैयारी करने लग गए हैं आजकल के स्टूडेंट, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, एक बार के लिए हम लोग मान लेते हैं, करते भी हैं, पूरी मेहनत करते हैं वो। लेकिन इस बार इतनी जबरदस्त कट ऑफ कैसे आ चुकी है। अच्छा, जिसने भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, 13 लाख जो स्टूडेंट है उन्होंने क्वालिफाई किया है, सबको एमबीबीएस की सीट मिलेगी नहीं। एमबीबीएस करने वाले 80,000 ही लोग होंगे, उसके बाद में कोई आयुर्वेद से करेगा, कोई डेंटल सर्जरी के अंदर जाएगा, सब अपने अपने स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं, जिनको जाना है वो, बाकी सीट खाली पड़ी रहती है। जिनको एमबीबीएस ही करना है वो वापस से फिर एग्जाम को देते हैं और अपनी रैंक के अंदर सुधार करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम ये हो सकता है कि अब वापस से रिकंडक्ट होगा, इसके चांसेस अब बन चुके हैं कि लगभग 80% ये चांसेस हैं कि रिकंडक्ट हो सकता है और 20% ये चांसेस हैं कि एनटीए कहे कि हम लोग रिजल्ट जो है उसको ही दोबारा डिक्लेयर कर देंगे। ये समय बीतने के बाद पता लगेगा, थोड़ा सा समय, 1-2 दिन का समय और लगेगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि आखिरकार अब होने क्या वाला है। लेकिन बस बात यह है कि भारत के अंदर चर्चाएं होती हैं किस चीज की, कि पॉलिटिकली क्या चल रहा है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री बनाने वाले जो लोग हैं, वोटर्स जो हैं, उनके बच्चे आज उनके साथ में जस्टिफाई नहीं हो पाता है। यूपी के अंदर जब AO का पेपर रोडों के ऊपर बिकता है, एक सब्जी के ठेले वाले के पास में उस पेपर की फोटोकॉपी होती है, तो इस बात से आप लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि आखिरकार पेपर किस सुरक्षा के साथ में करवाए जा रहे हैं। बिहार के हालात बड़े खराब हैं। राजस्थान के अंदर अभी एसआई का पेपर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्रेनिंग ले चुके स्टूडेंट्स हैं उनको भी वापस से जेल के अंदर डाला जा रहा है कि तुम लोग ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच कैसे गए। डमी कैंडिडेट के सहारे उन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया। तो ये स्थितियां जो हैं वो भारत के अंदर बनी हुई हैं। अब चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी तरफ से विरोध प्रदर्शन जरूर होता है, मतलब उसके लिए विरोध होता ही होता है। आज भारत के अंदर वोट प्रतिशत कम होने का रीजन यही है कि एक युवा विद्यार्थी का जो विश्वास है वो सरकार की तरफ से उठता जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि यार ये खुद का रिजल्ट तो बहुत जल्दी डिक्लेयर करते हैं, इनको तो एग्जाम के, मतलब जैसे ही वोटिंग खत्म होती है 1 जून को और 4 जून को इनका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक विद्यार्थी रिजल्ट्स का वेट करते रहते हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि जिस चुनाव के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं बढ़ चढ़कर, आप अगर पेरेंट्स हैं तो एक बार अपने दिल से पूछ लीजिएगा कि जिस बटन को आप लोग दबाने के लिए जा रहे हैं वोटिंग मशीन के ऊपर, क्या उससे आपके बच्चे का भविष्य बन सकता है। और जो युवा वहां पर वोट करने के लिए जा रहा है, क्या उसको कहीं ना कहीं रोजगार हासिल हो रहा है। तो इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेने से पहले एक बार जरूर जो है वो अपने आप से पूछ लीजिएगा कि क्या ये लोग जो अभी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक्टिव है, क्या वो एजुकेशनल सिस्टम को इंप्रूव कर पाएंगे या फिर यही हालात जो है वो चलते रहेंगे। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन नीट का जो स्कैम हुआ है, वाकई में ये स्कैम है, स्कैम हुआ है, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने खुद ने भी बात की है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, कि हो सकता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एग्जाम में अच्छी नहीं रही हो, इंस्टीट्यूट में अच्छा कर रहे हैं वो। लेकिन बस बात यह है कि इसकी पूरी पूरी जांच होनी चाहिए, काफी अच्छे से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, और वाकई में अगर कुछ हुआ है तो उनके साथ में उनको जेल में डाला जाना चाहिए और एग्जाम को बहुत ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। अब वो समय जा चुका है कि हम जांच करेंगे, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। जब भी गवर्नमेंट बनती है तो मोदी जी जो है वो 3D डायमेंशंस के अंदर कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं जानता नहीं हूं क्या कहते हैं उसको, इमेज क्रिएट करके, मतलब खुद तो बैठे हैं दिल्ली के अंदर और गुजरात के अंदर स्पीच देनी है तो खुद का वहां पर एक इमेज क्रिएट करके वहां पर स्पीच दे सकते। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ चुकी है, समझ रहे आप लोग। राहुल गांधी जी जब यात्रा करते हैं, है ना, और स्पीच देते हैं तो वो खड़े हैं मान लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर और स्पीच जा रही है, उनकी इमेज जो है वो पहुंच रही कहीं और। तो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत खुद के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के हित में कुछ भी ऐसा प्रबंध नहीं है। चलिए, तो स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।